नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद नोट्स में। तो आज हम जो हमारे EORO का जो थर्ड मॉडल पेपर है, जो थर्ड टेस्ट पेपर है, उसकी बात करेंगे। तो आइए हम उस पेपर की शुरुआत करते हैं, थर्ड पेपर की। उसके पहले क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, प्रजामंडल है और दूसरी तरफ प्रजामंडल के संस्थापक है, उनका मिलान करना है। तो 4 प्रजामंडल दिए हुए हैं। पहला प्रजामंडल बीकानेर, दूसरा प्रजामंडल जैसलमेर, तीसरा प्रजामंडल धौलपुर और चौथा बांसवाड़ा। आगे इनके संस्थापक दे रखा है भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, कृष्णदत्त पालीवाल, मीठालाल व्यास और मगाराम। इनमें जो मिलान वाले क्वेश्चन आते हैं, तो इनमें सबसे पहले हमें जो आता है उनको चूज करना होता है। जैसे हमें पता होगा जैसलमेर का कौन सा होगा, मीठालाल व्यास, तो सी। बी में सी ऑप्शन वाला कितने हैं, तो बी में सी ऑप्शन वाला पहला नहीं है, सेकंड नहीं है, थर्ड नहीं है, फोर्थ में थी। पहले और कौन सा है, तो ध्यान रखना धौलपुर का कौन है, तो ध्यान रखना कृष्णदत्त पालीवाल, सी में 2। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी, ध्यान रखना मगाराम ने की थी। जैसलमेर की किसने की थी, तो मीठालाल व्यास ने। धौलपुर की किसने की थी, तो कृष्णदत्त पालीवाल ने। और बांसवाड़ा की किसने की थी, तो भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे हम बात करते हैं बागोर की सभ्यता निम्न में से किस जिले में स्थित है। ए ऑप्शन भीलवाड़ा, बी ऑप्शन जैसलमेर, सी ऑप्शन गंगानगर, डी ऑप्शन बीकानेर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भीलवाड़ा। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे हम बात करते हैं जो तुरा और कलंगी लोकनाट्य है, उसमें तुरा और कलंगी का प्रतीक है। तुरा और कलंगी किसका प्रतीक माना जाता है, कृष्ण और रुक्मणी का, राम और सीता का, राजा और रानी का, शिव और पार्वती का। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर रहेगा वो शिव और पार्वती। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन है सावंत सिंह का संबंध किस चित्रकला से था। ए ऑप्शन ढूंढाड़ शैली से, बी ऑप्शन हाड़ौती शैली से, सी ऑप्शन चावंड शैली से, डी ऑप्शन किशनगढ़ शैली से। तो फोर्थ क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर रहेगा वो रहेगा सी ऑप्शन, चावंड शैली से किसका संबंध था, तो ध्यान रखना सावंत सिंह का था। आगे हम बात करते हैं एकी आंदोलन प्रारंभ किया था। एकी आंदोलन का मेन सूत्रधार कौन थे। ए ऑप्शन मोतीलाल तेजौत, बी ऑप्शन विजय सिंह पथिक, सी ऑप्शन रामनारायण चौधरी, डी ऑप्शन माणिक्यलाल वर्मा। तो एकी आंदोलन का जो मेन सूत्रधार था, प्रारंभ था, वो था मोतीलाल तेजौत। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे हम बात करते हैं सोनारगढ़ दुर्ग है। सोनारगढ़ दुर्ग को कौन सी श्रेणी में रखा गया है। ए ऑप्शन दानवे दुर्ग में, बी ऑप्शन गिरी दुर्ग में, सी ऑप्शन जल दुर्ग में, डी ऑप्शन पारिक दुर्ग में। तो ध्यान रखना सोनारगढ़ का किला है वो दानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। केसरी सिंह बारट के अनुसार जिस प्रकार पंजाब को लाला लाजपत राय व महाराष्ट्र को बाल गंगाधर तिलक पर गर्व है, ठीक उसी प्रकार राजस्थान को निम्न में से किस पर गर्व है। ए विजय सिंह पथिक, बी गोपाल सिंह खरवा, सी दामोदर रास राठी, डी ऑप्शन बाल मुकुंद बिसा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी गोपाल सिंह खरवा। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। जैन समुदाय द्वारा पर्युषण पर्व किस माह में मनाया जाता है। ए ऑप्शन अश्विन मास, बी ऑप्शन श्रावण मास, सी ऑप्शन कार्तिक मास, डी ऑप्शन भाद्र मास। तो ध्यान रखना जैन समुदाय के जो पर्युषण पर्व मनाया जाता है वो भाद्र मास में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। चौहान राजवंश के निम्नलिखित शासकों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ए ऑप्शन पृथ्वीराज फर्स्ट, बी ऑप्शन अजयराज, सी ऑप्शन अर्णोराज, डी ऑप्शन विग्रहराज चतुर्थ। तो इसमें जो आपको क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो हमें पता है कि सबसे पहले पृथ्वीराज फर्स्ट आए थे, उसके बाद अजयराज जी आए थे, फिर अर्णोराज जी आए थे और फिर विग्रहराज चतुर्थ जी आए। ये उनका कालक्रम एकदम सही है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहेगा वो रहेगा 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 डी ऑप्शन में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा आपका डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। किस लोक देवता की पत्नी सती नहीं हुई थी। ए ऑप्शन हड़बू जी, बी ऑप्शन गोगा जी, सी ऑप्शन तेजा जी, डी ऑप्शन बाबू जी। तो ध्यान रखना हड़बू जी ऐसे लोक देवता हैं जिनकी पत्नी सती नहीं हुई थी। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे हम बात करते हैं निम्नलिखित सूचों में किलों का सूची, किलों के अंदर स्थित मंदिर या दरगाह के साथ मिलान कीजिए और नीचे दिए गए सही उत्तर का चयन कीजिए।
तो जो हमें आता है सबसे पहले उसको ढूंढना है। जैसे 4 किले दे रखे हैं, आमेर का किला, तारागढ़, गागरोन का दुर्ग और मेहरानगढ़ जोधपुर। सामने दे रखी है दरगाह मीरान साहिब की, दरगाह मीठे साहिब की, सी ऑप्शन शिला देवी मंदिर, डी ऑप्शन चामुंडा माता मंदिर। तो जो हमें आता है उसको ढूंढिए। तो हमें पता है कि जो मीठे शाह की दरगाह है वो कहाँ पर है, झालावाड़ में। तो सी में 2 ऑप्शन, सी में 2 ऑप्शन, तो सेकंड में नहीं है और फोर्थ में नहीं है, तो हमारा पहले और तीसरे में आंसर होगा। दूसरी हम बात करते हैं, जो मेहरानगढ़ दुर्ग है उसमें चामुंडा माता का मंदिर है, तो इसके अनुसार क्या होगा, फोर्थ में 4, थर्ड में नहीं है। इसका मतलब हमारा जो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन राइट होगा। तो आमेर का किले में कौन सा मंदिर है, तो ध्यान रखना शिला देवी का मंदिर है। तारागढ़ में अजमेर में क्या है, दरगाह है मीरान साहिब की दरगाह कहाँ है, तारागढ़ अजमेर में। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। 1998 में राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में इनमें से किस स्थल की खुदाई की गई थी। भीलवाड़ा जिले का बताना है। ए ऑप्शन लच्छुरा, बी ऑप्शन ओजियाना, सी ऑप्शन नगर, डी ऑप्शन बैराट। तो ध्यान रखना 1998 में जो इस स्थान की खुदाई की गई थी वो की गई थी लच्छुरा की। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। सुमेलित कीजिए, एक तरफ है समाचार पत्र, दूसरी तरफ है संपादक। तो जो हमें आता है पहले उसको ढूंढना है। समाचार पत्रों के नाम है राजपूताना गजट, राजस्थान समाचार, सर्वहित और लोकवाणी। और इधर है देवी शंकर तिवारी, पंडित राम प्रताप, मुंशी समर्थदान और मौलवी मुराद अली। तो जो हमें आता है उसको ढूंढना है। तो जो राजपूताना गजट था वो आपको पता होगा कि मुराद अली ने लिखा था, मौलवी मुराद अली। तो जो पहला ऑप्शन है उसमें 4 होगा, तो जो सेकंड ऑप्शन है वो आपका कट जाएगा, थर्ड ऑप्शन है वो कट जाएगा। अब बचा ए ऑप्शन और डी ऑप्शन। और दूसरा जो हमें समाचार पत्र आता है वो आता है आपका जैसे लोकवाणी की अगर बात करें तो लोकवाणी का जो संपादक है वो रहेगा देवी शंकर तिवारी। तो फोर्थ में ए ऑप्शन, तो फोर्थ में ए ऑप्शन सिर्फ आपके फोर्थ ऑप्शन में है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो राजपूताना गजट की स्थापना तो मौलवी मुराद अली ने की थी, राजस्थान समाचार पत्र की थी मुंशी समर्थदान ने, सर्वहित की थी पंडित राम प्रताप ने, और लोकवाणी जो समाचार पत्र है उसके संपादक थे देवी शंकर तिवारी। आगे हम बात करते हैं, निम्न में से कौन सा कथन नारायणी देवी ब्रह्मा के संदर्भ में गलत है। ए ऑप्शन, वे 1970 से 1906 तक राज्यसभा की सदस्य रही थी। दूसरा, उसने 1944 में भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना की थी। तीसरी, वे 1957 से 1962 तक लोकसभा की सदस्य रही। उन्होंने 1942 के आंदोलन में भाग लेने के लिए जेल जाना पड़ा था। तो इसमें से आपको कौन सा ऑप्शन है जो गलत लगता है, ऐसे कथन को हमें छांटना है। तो ध्यान रखना वो 1970 से 76 तक तो राज्यसभा के सदस्य रही थी, ये राइट बात है। 1944 में महिला आश्रम की स्थापना की, ये भी सही बात है। और तीसरा, 1942 के आंदोलन के कारण उन्हें जेल जाने पड़ा था, ये भी बात सही है। वो 1957 से 1962 तक लोकसभा के सदस्य नहीं रही थी, ध्यान रखना। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे हम बात करते हैं, निम्न में से किस महिला को मारवाड़ की नूरजहां कहा जाता है। ए ऑप्शन गुलाब राय, बी ऑप्शन अनारा बेगम, सी ऑप्शन रसकपुर, डी ऑप्शन गुलाब देवी। तो ध्यान रखना गुलाब राय, ए ऑप्शन जिसे मारवाड़ की क्या कहा जाता है, नूरजहां कहा जाता है। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, आदिवासियों में कटके वस्त्र पहना जाता है विधवाओं के द्वारा, पुरुषों के द्वारा, अविवाहित युवतियों के द्वारा और विवाहित स्त्रियों के द्वारा। तो जो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, अविवाहित युवतियों के द्वारा आदिवासियों में कौन सा वस्त्र पहना जाता है, कटकी वस्त्र पहना जाता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, बूंदी एवं कोटा क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है। ए ऑप्शन वज्रभाषा, बी ऑप्शन वागड़ी, सी ऑप्शन मेवाती, डी ऑप्शन हाड़ौती। तो ध्यान रखना ये हाड़ौती क्षेत्र कहलाता है, तो इसमें हाड़ौती भाषा बोली जाती है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा कथन एक गलत है, हमें गलत को चुनना है। तो 1681 में मेवाड़ के शासक जयसिंह और मुगल सम्राट औरंगजेब के मध्य संधि हुई थी। दूसरा, मेवाड़ ने जज्जा के एवज में मुगल सम्राट औरंगजेब को पूर्व मंडल और बदनौर का परगना प्रदान किया था। तीसरा, सम्राट औरंगजेब ने महाराणा जयसिंह को राणा के पद से विभूषित किया था। डी ऑप्शन, औरंगजेब ने महाराणा जयसिंह को 6000 का मनसम्मत नियुक्त किया था। तो ध्यान रखना 1681 में मेवाड़ के शासक जयसिंह व मुगल सम्राट के मध्य संधि भी हुई थी। दूसरा,
जो मेवाड़ ने जिज्ञा कर के एवज में औरंगजेब को क्या दिया था, पुरमंडल और बदनौर का परगना भी प्रदान किया था। ध्यान रखना, सम्राट औरंगजेब ने महाराणा जयसिंह को राणा के पद से विभूषित भी किया था। यह भी ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन, औरंगजेब ने महाराणा जयसिंह को 6000 का मनसबदार नियुक्त किया था। ये ऑप्शन गलत है, 6000 का मनसबदार नहीं नियुक्त किया था। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। खूंगाली आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? ए ऑप्शन कमर, बी ऑप्शन हाथ, सी ऑप्शन नाक, डी ऑप्शन गला। तो ध्यान रखना, खूंगाली आभूषण हमारे गले में पहना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 की, निम्न में से कौन सा मात्र पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य नहीं है? ऐसा कौन सा नृत्य है जो सिर्फ पुरुषों के द्वारा नहीं किया जाता? ए ऑप्शन गेर, बी ऑप्शन ढोल, सी ऑप्शन लूर, डी ऑप्शन अग्नि। तो इसमें ऐसा कौन सा नृत्य है जो सिर्फ पुरुषों के द्वारा नहीं किया जाता? तो ध्यान रखना, गेर होती है वो सिर्फ पुरुषों के द्वारा की जाती है। ढोल नृत्य सिर्फ पुरुषों के द्वारा। अग्नि नृत्य जो भी सिर्फ पुरुषों के द्वारा। लूर नृत्य है जो सिर्फ पुरुषों के द्वारा नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा आपका। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। स्वामी दयानंद सरस्वती के सुप्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन कहाँ हुआ था? ए ऑप्शन जोधपुर, बी ऑप्शन जयपुर, सी ऑप्शन अजमेर, डी ऑप्शन उदयपुर। तो ध्यान रखना, इनका जो सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन हुआ था वो कहाँ से हुआ था? अजमेर से। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। औरंगजेब के द्वारा जजिया कर लगाए जाने पर किस शासक ने पत्र लिखकर विरोध किया था? ए ऑप्शन राज सिंह ने, बी ऑप्शन जसवंत सिंह ने, सी ऑप्शन मान सिंह ने, डी ऑप्शन दुर्गादास राठौड़ ने। तो ध्यान रखना, जजिया कर लगाए जाने पर राज सिंह ने इसका विरोध किया था। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे हम बात करते हैं लोकवाद्य यंत्र भपंग राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? ए ऑप्शन मेवात, बी ऑप्शन मेवाड़, सी ऑप्शन मेरवाड़ा, डी ऑप्शन मारवाड़। तो ध्यान रखना, जो आपका भपंग है वो आपका मेवात से संबंधित है। भाई किससे संबंधित है? मेवात से, अलवर भरतपुर के आसपास के एरिया से। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ध्यान रखना, आगे मान्य 16 संस्कारों में कितने संस्कार शिशु के जन्म से पूरे किया जाते हैं? 2, 3, 4, 5। तो ध्यान रखना, 3 ऐसे संस्कार होते हैं जो आपके शिशु के जन्म से पूरे किए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला गर्भाधारण, पुंसवन और सीमांतोन्नयन। 3 ऐसे हैं जो 16 संस्कारों में शिशु के जन्म से पूरे किए जाते हैं। आगे हम बात करते हैं 1907 में स्थापित जैन वर्धमान विद्यालय के संस्थापक कौन थे? ए राधाकृष्ण बोरा, बी हीरालाल शास्त्री, सी अर्जुनलाल सेठी, डी ऑप्शन माणिक्यलाल वर्मा। तो ध्यान रखना, जैन वर्धमान विद्यालय के संस्थापक आपके थे अर्जुनलाल सेठी। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे हम बात करते हैं मौर्य काल में राजस्थान किस जनपद में आता था? जो मौर्य काल चलता था उसमें राजस्थान किस जनपद में आता था? अपर जनपद में, मध्य जनपद में, उत्तरी जनपद में, दक्षिणी जनपद में। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहेगा वो रहेगा अपर जनपद। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे हम बात करते हैं चूंप नामक आभूषण का संबंध है। ए ऑप्शन दांत, बी ऑप्शन कमर, सी ऑप्शन अंगुली, डी ऑप्शन कान। तो ध्यान रखना, चूंप नामक आभूषण का संबंध आपके किससे हो जाएगा? तो ध्यान रखना, दांत से हो जाएगा। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे हम क्वेश्चन की बात करते हैं जोधपुर के जसवंत थड़ा का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा जसवंत सिंह द्वितीय ने, महाराणा सरदार सिंह ने, महाराणा हनुमंत सिंह ने, महाराजा उमेश सिंह ने। तो ध्यान रखना, जसवंत थड़ा का निर्माण महाराजा सरदार सिंह ने करवाया था। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे हम बात करते हैं निम्न में से कौन सा कथन सही है? गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है। बैराट एक ग्राम्य संस्कृति का केंद्र था। तीसरा, कालीबंगा लोहे युगीन संस्कृति का एक उदाहरण था। और डी ऑप्शन, आहड़वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे का गलाना तथा ताम्र वस्तु बनाना था। तो ध्यान रखना, ए ऑप्शन जो गणेश्वर सभ्यता का एक उत्खनन स्थल नहीं था, ये क्यों गलत है। गणेश्वर सभ्यता एक उत्खनन स्थल था, ये ताम्र युगीन सभ्यता की जननी कहलाती। बैराट एक ग्राम्य संस्कृति का केंद्र था, नहीं, ग्रामीण के साथ साथ शहरी के भी मिले थे। कालीबंगा लोहे युगीन, नहीं, ये क्या थी? आपके दूसरी सभ्यता थी। और हम लास्ट ऑप्शन, आहड़वासियों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? अयस्क तांबे का गलाना और ताम्र वस्तु बनाना। ये ऑप्शन आपका क्या है? करेक्ट है भाई। जो आड़ का मेन क्या काम था वो क्या था? तांबे को गलाना और वहाँ की ताम्र वस्तुओं को बनाना। यह आज भी प्रसिद्ध है भाई। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। राजस्थान में कुषाण शक्ति को संभवतः नष्ट करने में कौन सा जनपद सफल रहा था? ए ऑप्शन मालवा, बी ऑप्शन सीवी, सी ऑप्शन योध्या, डी ऑप्शन अर्जुनायन। तो ध्यान रखना, कुषाण शक्ति को संभवतः नष्ट करने के लिए योध्या जनपद, सी ऑप्शन
योध्या जनपद जो गंगानगर हनुमानगढ़ का इलाका था उसे योध्या जनपद कहते हैं। योध्या जनपद क्या रहा था, सफल रहा था। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से किस प्रदेश में स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? ए ऑप्शन शुष्क भाग में, बी ऑप्शन अर्धशुष्क भाग में, सी ऑप्शन आर्द्र भाग में, डी ऑप्शन उपाद्र भाग में। तो ध्यान रखना, स्टेपी तुल्य जो वनस्पति है वो आपके अर्धशुष्क भाग में पाई जाती है, जबकि मरुद्भिद कहाँ पर पाई जाती है? शुष्क में पाई जाती है। तो ध्यान रखना भाई, मरुद्भिद पूछे तो शुष्क होगा, स्टेपी तुल्य वनस्पति पूछे तो कहाँ पर होगा? अर्धशुष्क एरिया। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीचे दी गई सिंचाई परियोजना एवं उनसे संबंधित जिले का कौन सा युग्म सही नहीं है? हमें सही नहीं है ढूंढना है। काली सिंध परियोजना उदयपुर, जाखम परियोजना प्रतापगढ़, जमई परियोजना पाली, कोठारी परियोजना भीलवाड़ा। तो ध्यान रखना, जो जाखम परियोजना है वो तो प्रतापगढ़ पर सही है, जमई परियोजना पाली पर सही है, कोठारी परियोजना भीलवाड़ा पर सही है। काली सिंध परियोजना ये कहाँ पर है? ये आपके उदयपुर में नहीं है, ये आपके झालावाड़ में है। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, तो सही नहीं है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। मसूरदी, स्थानीय भाषा में मसूरदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? ए ऑप्शन काकने, बी ऑप्शन गग्गर, सी ऑप्शन कांतली, डी ऑप्शन ऊपर है। तो ध्यान रखना, जो काकने नदी है उसको मसूरदी नदी के नाम से भी जाना जाता है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे हम बात करते हैं धौलपुर संयुक्त साइकिल पावर स्टेशन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये कोयला आधारित बिजली संयंत्र है, पहला ऑप्शन। दूसरा, इससे गैस आधारित बिजली घर की स्वीकार क्षमता 400 मेगावोल्ट है। उपयोग से कौन से कथन सही है? केवल पहला सही है, केवल दूसरा सही है, दोनों सही है, न तो ए सही है, नहीं ही दो सही है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा डी ऑप्शन, ना ही एक सही है ना ही दो। जो धौलपुर साइकिल पावर है वो नेफ्ता आधारित है, पहली बात तो है, कोयला आधारित बिजली संयंत्र नहीं है, और इसकी जो मेगा वोल्ट क्षमता है वो 400 मेगा वोल्ट नहीं है, ध्यान रखना। तो ना तो एक सही है ना दो सही है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। अमर सागर किस जिले में स्थित है? ए ऑप्शन जयपुर, बी ऑप्शन उदयपुर, सी ऑप्शन जोधपुर, डी ऑप्शन जैसलमेर। तो ध्यान रखना, अमर सागर आपका कहाँ स्थित है? अमर सागर जो परियोजना है पवन आधारित परियोजना वो कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर में है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किन जिलों के समूह में सबसे कम महिला साक्षरता दर अंकित हुई? कम महिला साक्षरता वाले जिले को ढूंढना है। ए जैसलमेर, सिरोही, जालौर, चित्तौड़गढ़, बी ऑप्शन जैसलमेर, सिरोही, बांसवाड़ा, जालौर, सी ऑप्शन जैसलमेर, सिरोही, जालौर, बाड़मेर, डी ऑप्शन जैसलमेर, सिरोही, बाड़मेर, सवाई माधोपुर। तो ध्यान रखना, 2011 की जनगणना के अनुसार जो कम महिला साक्षरता है वो 4 जिले जैसलमेर, सिरोही, जालौर और बाड़मेर यहाँ पर अंकित की गई थी। तो आपका सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर रहेगा, जैसलमेर, सिरोही, जालौर और बाड़मेर। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। आगे हम बात करते हैं अर्धचंद्र या प्याले जैसे आकार वाला जिला है। सीकर, राजसमंद, जालौर, धौलपुर। तो ध्यान रखना, अर्धचंद्राकार ये प्याला जैसा जिला है वो कौन सा है? सीकर है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे हम बात करते हैं वर्ष 2011 में राजस्थान के 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या थी। ए ऑप्शन 20, बी ऑप्शन 25, सी ऑप्शन 30, डी ऑप्शन 35। तो ध्यान रखना, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका 30 ऐसे नगर थे जिनकी जनसंख्या क्या थी? 1 लाख से अधिक थी। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। निम्न में से कौन सा शहर राजस्थान का 5वां सबसे बड़ा शहर है? ए ऑप्शन कोटा, बी ऑप्शन अजमेर, सी ऑप्शन अलवर, डी ऑप्शन बीकानेर। तो इस क्वेश्चन का जो 5वां बड़ा शहर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बीकानेर। बीकानेर है जो क्या है? राजस्थान का 5वां सबसे बड़ा शहर। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। 1800 ईस्वी में किस विद्वान ने प्रथम बार वर्तमान राजस्थान क्षेत्र के लिए राजपूताना का उपयोग किया था? वी स्मिथ, कर्नल टॉड, जॉर्ज थॉमस, मैक्स मुलर। तो ध्यान रखना, राजपूताना जो वर्ड का उपयोग किया था वो जॉर्ज थॉमस ने किया था। 1805 में विलियम फ्रैंकलिन की बुक मिलती है, उसमें राजपूताना वर्ड को भी दर्शाया गया, लिखित साक्ष्य भी मिले। आगे हम बात करते हैं राजस्थान में वे जिला जिसके मुख्यालय का नाम उस जिले के नाम से भिन्न है। ए ऑप्शन प्रतापगढ़, ए ऑप्शन राजसमंद, बी ऑप्शन प्रतापगढ़, सी ऑप्शन पाली, डी ऑप्शन डूंगरपुर। तो ध्यान रखना, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो राजसमंद। जो राजसमंद का जिला मुख्यालय है वो कांकरोली के नाम से जाना जाता है, जबकि बाकी जितने भी जिले हैं उनका जो जिला मुख्यालय है उन्हीं के नाम से जाना जाता है। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे हम बात करते हैं राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा मिलती है? एंटीसोल समूह की मृदा मिलती है। ए ऑप्शन पूर्वी, बी ऑप्शन पश्चिमी, सी ऑप्शन दक्षिणी पूर्वी, डी ऑप्शन दक्षिणी। तो जो 42वें क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका एंटीसोल कहाँ मिलती है? तो ध्यान रखना, पश्चिमी। एल्पी सोल पूछे तो पूर्वी में, दक्षिणी पूर्वी में पूछे तो वर्टिसोल,
और दक्षिणी में पूछे तो लाल लोमी मृदा का विस्तार मिलता है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43। आगे हम बात करते हैं जिप्सी फेरस मृदा पाई जाती है। ए ऑप्शन श्री गंगानगर, बी ऑप्शन भरतपुर, सी ऑप्शन कोटा, डी ऑप्शन बीकानेर। तो ध्यान रखना जिप्सी फेरस जो मृदा का जमाव है वो आपके बीकानेर में है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर रहेगा। आगे हम बात करते हैं राजस्थान में सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित पहला थर्मल पावर प्लांट था। ए ऑप्शन छबड़ा, बी ऑप्शन सूरतगढ़, सी ऑप्शन रामगढ़, डी ऑप्शन कालिंदी। जो हमारे 44वें क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा तो ध्यान रखना पहला थर्मल पावर प्लांट कौन सा रहेगा, क्रिटिकल आधारित या क्रिटिकल तकनीक पर आधारित पहला थर्मल पावर प्लांट कौन सा रहेगा, तो ध्यान रखना छबड़ा पावर प्लांट रहेगा जो 12 में स्थित है। आगे हम बात करते हैं राजस्थान में यूरेनियम प्राप्त होता है। ए ऑप्शन उमरा उदयपुर, बी ऑप्शन भद्रावन पाली, सी ऑप्शन भीतवाड़ा पाली, डी ऑप्शन सलादीपुर सीकर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा उमरा उदयपुर। यूरेनियम का जो भंडार है वो कहाँ पर मिलता है, उदयपुर में मिलता है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। मालपुरा करौली मैदान भाग है। ए ऑप्शन माही बेसिन का, बी ऑप्शन बाणगंगा बेसिन का, सी ऑप्शन चंबल बेसिन का, डी ऑप्शन बनास बेसिन का। तो ध्यान रखना मालपुरा जो करौली का मैदान है वो किसका भाग है, तो ध्यान रखना बनास बेसिन का। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे हम बात करते हैं खारा विकास केंद्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है। ए ऑप्शन ब्यावर, बी ऑप्शन बीकानेर, सी ऑप्शन भीलवाड़ा, डी ऑप्शन जयपुर। तो ध्यान रखना जो खारा विकास केंद्र है वो आपका कहाँ स्थित है, बीकानेर। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे हम बात करते हैं राजस्थान में गैर परंपरागत स्रोतों से ऊर्जा के उत्पादन हेतु भारत सरकार के नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय की नोडल एजेंसी कौन सी है। ए ऑप्शन राजस्थान अक्षय ऊर्जा फाउंडेशन, बी ऑप्शन राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। तो ध्यान रखना भारत सरकार के नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय की जो नोडल एजेंसी है जो गैर परंपरागत स्रोतों के उत्पादन हेतु सहयोग करती है वो है आपकी राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे हम बात करते हैं मीरा संग्रहालय कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन उदयपुर, बी ऑप्शन मेड़ता, सी ऑप्शन अजमेर, डी ऑप्शन चित्तौड़गढ़। तो ध्यान रखना मीरा संग्रहालय आपका उदयपुर में स्थित है, जबकि मीरा नगरी किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखना मेड़ता को कहा जाता है मीरा नगरी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका उदयपुर। राजस्थान में निम्न में से कौन सी नदी सदावाहिनी है, मतलब हमेशा चलती रहती है। ए ऑप्शन कांतली, बी ऑप्शन बाणगंगा, सी ऑप्शन घग्गर, डी ऑप्शन चंबल। तो ध्यान रखना जो सदावाहिनी नदी है वह है आपकी चंबल। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे बात करते हैं संविधान सभा के स्थायी सभापति थे। ए ऑप्शन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बी ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी ऑप्शन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डी ऑप्शन कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। तो ध्यान रखना स्थायी जो सभापति थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी सदस्य अस्थायी अध्यक्ष कौन थे या सभापति कौन थे, तो ध्यान रखना डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इन्हें पहली जो आपकी बैठक हुई थी उसमें इनको बुजुर्गता के हिसाब से सच्चिदानंद सिन्हा को क्या चुना गया था, अध्यक्ष चुना गया था। उसके बाद स्थायी सभापति कौन बने थे, तो ध्यान रखना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। राजनीतिक दलों के बारे में इनमें से कौन सा एक संगत है, संगत बताना है। सुरंग पर आधारित दल लॉर्ड ब्राइस के अनुसार, प्रजातंत्र में दलों की अनिवार्यता लेनिन, कुलीन तंत्र का लोहे नियम रॉबर्ट मिचेल्स, दल सर्वहारा वर्ग का अग्रसर कोल मार्क्स। तो ध्यान रखना राजनीतिक दलों के बारे में जो संगत कथन है वह है आपका डी ऑप्शन। दल सर्वहारा वर्ग का अग्रसर कौन था, तो ध्यान रखना कार्ल मार्क्स था। आगे हम बात करते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। कुछ आयोग दिए गए हैं, उनकी स्थापना वर्ष दे रखा है, तो हमें इनको चूज करना है। जो हमें आता है पहले उनको चूज कीजिए। तो वित्त आयोग, तो हमें पता है वित्त आयोग का स्थापना कब हुई थी, तो ध्यान रखना 1951 में। दूसरी बात करते हैं विधि आयोग की, तो विधि आयोग की स्थापना 1955 में हुई थी। पहले ऑप्शन में 4, दूसरे ऑप्शन में 3 है। पहले ऑप्शन में 4 2 में मिलते हैं, दूसरे ऑप्शन में 3 2 में मिलते हैं। तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखना सतर्कता आयोग 1964 में बना था, जबकि योजना आयोग कब बना था, 1950 में बना था। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं निम्न में से किन की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ए ऑप्शन वित्त आयोग के अध्यक्ष, डी ऑप्शन योजना आयोग के उपाध्यक्ष, सी ऑप्शन संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री। तो इसमें जो आपका पहला ऑप्शन है केवल 1 और 3, दूसरा ऑप्शन केवल 1 और 2, तीसरा ऑप्शन केवल 2 और 3, डी ऑप्शन केवल 1। तो ध्यान रखना जो भारत का राष्ट्रपति है वो वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, दूसरा संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। 1 और 3 करेक्ट आंसर है भाई।
नियुक्ति दो चीज़ों की करती है, वित्त आयोग का अध्यक्ष की और संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्रियों की। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? ए ऑप्शन 41वें, बी ऑप्शन 42वें, सी ऑप्शन 43वें, डी ऑप्शन 44वें संविधान संशोधन के तहत। तो ध्यान रखना, इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को जोड़ा गया था। इनमें प्रस्तावना में सिर्फ एक बार ही चेंजिंग हुआ है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की। फ्रांसीसी सरकार ने भारत में अधिकृत अपने सभी क्षेत्रों को संधि के तहत कब भारत सरकार को सौंप दिया था? ए ऑप्शन अक्टूबर 1951, बी ऑप्शन नवंबर 1953, सी ऑप्शन नवंबर 1954, डी ऑप्शन 1956। तो ध्यान रखना, जो आपका नवंबर 1954 था, नवंबर 1954 में जो फ्रांसीसी सरकार ने भारत में अधिकृत अपने जो क्षेत्र थे उनको संधि के तहत किसको सौंपा था? भारत सरकार को। जो फ्रांस सरकार थी उनके अधीन जो भी क्षेत्र थे उनको संधि के तहत भारत सरकार को वापस कब सौंपा गया था? तो ध्यान रखना, नवंबर 1954 में। आगे हम बात करते हैं किस संशोधन के द्वारा पर्यावरण से संबंधित प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया था? ए ऑप्शन 44वां संविधान संशोधन, बी ऑप्शन 42वां संविधान संशोधन, सी ऑप्शन 40वां संविधान संशोधन, डी ऑप्शन 41वां संविधान संशोधन। तो ध्यान रखना, पर्यावरण से संबंधित जो प्रावधान जोड़ा गया था वो 42वां संविधान संशोधन है जो 1976 में हुआ। इसे लघु संविधान की उपाधि भी दी गई थी। इसमें बहुत सारी चीज़ों को जोड़ा या बदलाव किया गया था, इस कारण इसे लघु संविधान भी कहा जाता है, 42वां संविधान संशोधन को। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की। आगे हम बात करते हैं संघात्मक सरकार में किस प्रकार का संविधान होना जरूरी है? पहला ऑप्शन ए लिखित, दूसरा ऑप्शन लचीला, तीसरा ऑप्शन लिखित, चौथा ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो ध्यान रखना, संघात्मक सरकार में लचीला संविधान का होना जरूरी है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, लचीला संविधान होना जरूरी है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारित किया जाता है। ए ऑप्शन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त वेतन आयोग द्वारा, दूसरा विधि आयोग के द्वारा, तीसरा संसद के द्वारा, चौथा मंत्रिपरिषद के द्वारा। तो ध्यान रखना, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन जो निर्धारित करता है वो कौन करता है? तो संसद के द्वारा। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की। राजनीतिक दलों के कार्यों के संदर्भ में संगत है। ए ऑप्शन शासन एवं जनमत को जोड़ने वाली कड़ी का कार्य करना, बी ऑप्शन राजनीतिक पहचान व मतों का संरचनात्मक रूप देना, सी ऑप्शन संगठन सौदेबाजी व एकीकरण करना, डी ऑप्शन उपयुक्त सभी कार्य। तो ध्यान रखना, राजनीतिक दलों के कार्यों के संदर्भ में जो संगत है वो आपके तीनों ही है। ये शासन व जनमत को जोड़ने की कड़ी का कार्य भी करता है, राजनीतिक पहचान व मतों को संरचनात्मक रूप भी प्रदान करता है, संगठन सौदेबाजी व एकीकरण भी करता है। तो उपयुक्त सभी इसका जो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की। क्वेश्चन नंबर 61, राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की कड़ी का कार्य करता है। ए ऑप्शन मुख्यमंत्री, बी ऑप्शन मुख्य सचिव, सी ऑप्शन मंत्रिमंडल, डी ऑप्शन मुख्य न्यायाधीश। तो आपके इस प्रश्न का जो सही आंसर रहेगा वह रहेगा ए ऑप्शन मुख्यमंत्री। क्या रहेगा? मुख्यमंत्री। जो राज्यपाल और मंत्रिपरिषद है उसके बीच संवाद की कड़ी का कार्य कौन करता है? मुख्यमंत्री। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे हम बात करते हैं राजस्थान के लोकायुक्त निम्न में से किस अधिकारी के विरुद्ध जांच कर सकता है? जो लोकायुक्त होता है वो किसके विरुद्ध जांच सकता है? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष, राजस्थान के महालेखा परीक्षक में बारे में, राजस्थान के सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के बारे में, राजस्थान की किसी भी नगर पालिका के महापौर के बारे में। तो ध्यान रखना, लोकायुक्त है वो जो राजस्थान में किसी भी नगर का महापौर होता है, नगर पालिका का, उसके विरुद्ध जांच कर सकता है। आगे हम बात करते हैं लोकपाल शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? के राधाकृष्णन ने, बी ऑप्शन मोरारजी देसाई ने, सी ऑप्शन एल.एम. सिंघवी ने, डी ऑप्शन एन.के. जैन ने। तो ध्यान रखना, जो लोकपाल शब्द है वो किसने दिया था? एल.एम. सिंघवी। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे हम बात करते हैं संविधान संशोधन 91 अधिनियम 2003 के अनुसार, जो 91वां संविधान संशोधन हुआ 2003 के अनुसार, राज्य मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या क्या होनी चाहिए? ए ऑप्शन विधानसभा के कुल सदस्यों का 10%, बी ऑप्शन विधानसभा के कुल सदस्यों का 12%, सी ऑप्शन विधानसभा के कुल सदस्यों का 15%, डी ऑप्शन विधानसभा के कुल सदस्यों का 20%। तो ध्यान रखना, जो राज्य मंत्रिपरिषद है उसकी अधिकतम संख्या क्या होनी चाहिए? विधानसभा के कुल सदस्यों का 15% होनी चाहिए भाई। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे हम बात करते हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग, जो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को पद से हटाया जा सकता है। ए ऑप्शन संसद के द्वारा महाभियोग प्रस्ताव से, बी ऑप्शन राज्यपाल के द्वारा उच्च न्यायालय की जांच के बाद, सी ऑप्शन राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद, डी ऑप्शन विधानसभा के महाभियोग प्रस्ताव के तहत राज्यपाल द्वारा। तो ध्यान रखना,
जो राष्ट्रपति है वो सर्वोच्च न्यायालय के जांच के बाद किसको हटा सकता है? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है। आगे हम बात करते हैं राज्य निर्वाचन आयोग संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ए ऑप्शन 243 ए, 243 बी ऑप्शन 243 ए, सी ऑप्शन 243 के, डी ऑप्शन 243 एल। तो ध्यान रखना जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो संविधान के 243 के में वर्णित है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे हम बात करते हैं राजस्थान लोक सेवा के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 किस तारीख से प्रवर्तित हुआ था? ए ऑप्शन 2 अक्टूबर 2011, बी ऑप्शन 31 अक्टूबर 2011, सी ऑप्शन 14 नवंबर 2011, डी ऑप्शन 14 नवंबर 2011। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका 14 नवंबर 2011। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 के निम्न में से किसने जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा कहा था? ए ऑप्शन रजनी कोठारी, बी ऑप्शन PR दुबासी, सी ऑप्शन TN चतुर्वेदी, डी ऑप्शन JD शुक्ला। तो ध्यान रखना जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा कहने वाली जो व्यक्ति थी वो थी रजनी कोठारी। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की। किसी विधेयक पर संवैधानिक उपबंध के तहत राज्यपाल की सिफारिश अपेक्षित थी, किंतु बिना राज्यपाल की सिफारिश उसे राजस्थान विधानसभा में पुनः स्थापित किया गया और उसने पारित करके राज्यपाल को भेज दिया। अब क्या होगा उस बिल का? अगर बिना सिफारिश के राज्यपाल की विधानसभा में स्थापित हो गया, जैसे कोई बिल है, बिल राज्यपाल के पास आए ही नहीं और बिना राज्यपाल के विधानसभा में आकर वापस विधानसभा के द्वारा राज्यपाल को दिया गया था, राज्यपाल के पास पहुंचा नहीं और वो पुणे क्या हो गया, विधानसभा में स्थापित हो गया। तो अब और पारित करके उसको क्या कर दिया, राज्यपाल को भेज दिया। तो अब क्या हो सकता है? जहां राज्यपाल अनुमति देता है तो वह अधिनियम अविधिमान्य नहीं होगा। बी ऑप्शन राज्यपाल संवैधानिक प्रावधानों के अतिक्रमण के आधार पर अनुमति देने से इनकार कर सकता है। सी ऑप्शन राज्यपाल ऐसे विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेज देगा। डी ऑप्शन यदि राज्यपाल या राष्ट्रपति अनुमति दे तो न्यायालय संवैधानिक उपबंधों के आधार पर उसे असंवैधानिक घोषित कर देगा। तो ध्यान रखना अगर कोई अधिनियम है और राज्यपाल को पता नहीं चलता है और उसके बावजूद भी वो पारित हो जाता है, तो राज्यपाल अगर अनुमति देता है तो वो अधिनियम क्या हो जाएगा, अविधिमान्य, यानी वो कभी भी मान्य नहीं हो सकता, अविधिमान्य हो जाएगा। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की। राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? ए ऑप्शन 1990, बी ऑप्शन 1991, सी ऑप्शन 1994, डी ऑप्शन 1989। तो ध्यान रखना राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयोग का गठन आपके 1994 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की। हाल ही में जनवरी 2023 में पेप्सिको और केयर द्वारा सी फीड्स द वर्ल्ड प्रोग्राम की शुरुआत किस देश में की गई थी? जो पेप्सिको कंपनी है और केयर कंपनी के द्वारा सी फीड्स द वर्ल्ड प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी, कौन से देश में की गई थी? ए ऑप्शन भारत, बी ऑप्शन नेपाल, सी ऑप्शन श्रीलंका, डी ऑप्शन पाकिस्तान। तो ध्यान रखना भारत में शुरुआत की गई थी किसकी? सी फीड्स द वर्ल्ड प्रोग्राम की। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की। तो जो वर्ष 2023 है उसके लिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम क्या थी? तो फर्स्ट, गो एंड वोट फॉर डेमोक्रेसी। सेकेंड, नथिंग लाइक वोटिंग, आई एम वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। सी ऑप्शन, एवरी वोट मैटर, गो फॉर इट। डी ऑप्शन, आई वोट फॉर नेशन। तो जो आपका सही आंसर रहेगा वो रहेगा नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की। भारत की थल और वायुसेना एवं नौसेना का 6 दिवसीय मेगा सैन्य अभ्यास एमफैक्स 2023 आयोजन कहाँ आयोजित किया गया था? फर्स्ट ऑप्शन आंध्र प्रदेश में, बी ऑप्शन राजस्थान में, सी ऑप्शन कर्नाटक में, डी ऑप्शन गुजरात में। जो आपके इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आंध्र प्रदेश में। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जो कौन सा? एमफैक्स 2023 का आयोजन। आगे हम बात करते हैं भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 14वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का उद्घाटन किस राज्य में किया था? तो ए ऑप्शन बिहार, बी ऑप्शन राजस्थान, सी ऑप्शन उत्तर प्रदेश, डी ऑप्शन हिमाचल प्रदेश। तो ध्यान रखना अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 14वें राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन कहाँ किया था? तो ध्यान रखना राजस्थान में। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर रहेगा। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की। हाल ही में फरवरी में 2023 खबरों में न्यू स्टार्ट ट्रीटी किन दो देशों के बीच की संधि थी?
ट्रीटी यानी संधि होती है न्यू स्टार्ट ट्रीटी का संबंध किन दो देशों से? ए ऑप्शन इजराइल उत्तर कोरिया से, बी ऑप्शन अमेरिका रूस से, सी ऑप्शन जापान ईरान से, डी ऑप्शन उत्तरी कोरिया चीन से। तो ध्यान रखना अमेरिका और रूस के बीच कौन सी ट्रीटी हुई थी? तो ध्यान रखना न्यू स्टार ट्रीटी कब हुई थी? फरवरी 2023 में। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की। हाल ही में पीपल, आंवले और कल्प वृक्ष के पौधे लगाकर मंदिरों की भूमि को विकसित और संरक्षित करने के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की गई थी? ए ऑप्शन नंदन कुटीर, बी ऑप्शन नंदन कानन, सी ऑप्शन नंदन वन, डी ऑप्शन नंदनगढ़। तो ध्यान रखना नंदन कानन योजना के तहत पीपल, आंवले और कल्प वृक्ष के पौधे लगाकर मंदिरों की भूमि को क्या किया जाएगा? संरक्षित और विकसित किया जाएगा। कौन सी परियोजना के तहत? नंदन कानन। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे हम बात करते हैं ग्लैंडर रोग के बारे में। ग्लैंडर रोग घोड़ों की बीमारी है जो खाली जगह जनित बीमारी है। कौन से मतलब बैक्टीरिया की वजह से या किसकी वजह से होती है? विषाणु की वजह से होती है, जीवाणु की वजह से होती है, फंगस की वजह से होती है या बैक्टीरिया की वजह से होती है? ध्यान रखना ग्लैंडर रोग किससे संबंधित है? तो ध्यान रखना घोड़ों की बीमारी। और ये क्या है? तो ध्यान रखना ये आपके एक जीवाणु जनित रोग है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे हम बात करते हैं हाल ही में जनवरी 2023 में राजस्थान के किस शहर में 2 दिवसीय कृषि महोत्सव प्रदर्शनी एवं प्रशिक्षण का आयोजन किया गया था? ए ऑप्शन जयपुर, बी ऑप्शन अलवर, सी ऑप्शन कोटा, डी ऑप्शन टोंक। तो ध्यान रखना 2 दिवसीय कृषि महोत्सव प्रदर्शनी का आयोजन आपके कहाँ किया गया था? तो ध्यान रखना सी ऑप्शन करेक्ट, कोटा में किया गया था। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मुख्यमंत्री ने मिरासी एवं भिस्ती समुदाय के लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के प्रारूप का अनुमोदन किया था। बी ऑप्शन, बी जो कथन है वह है इसमें कक्षा 11 से स्नातकोत्तर 2000 विद्यार्थियों को 5000 से 20,000 रुपये तक प्रति शैक्षणिक सत्र छात्रवृत्ति दी जाएगी। तो अब इनमें से कौन से कथन सत्य हैं, कौन से कथन सत्य नहीं है? सत्य कथनों को हमें ढूंढना है। पहला ऑप्शन केवल एक सही है, बी ऑप्शन केवल बी सही है, सी ऑप्शन दोनों सही है, डी ऑप्शन दोनों गलत है। तो ध्यान रखना मिरासी एवं भिस्ती समुदाय के लिए उत्तरी मैट्रिक योजना का प्रारंभ का अनुमोदन भी किया था और 11 से स्नातकोत्तर 2000 जो विद्यार्थी हैं उनको 5000 से 20,000 तक की छात्रवृत्ति भी दी जाएगी। दोनों कथन सही है। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे हम बात करते हैं वर्तमान में जनवरी 2023 में राजस्थान के लोकायुक्त कौन है? ए ऑप्शन रामचंद्र वर्मा, बी ऑप्शन हेमराज चौधरी, सी ऑप्शन कृष्ण प्रताप लोहार, डी ऑप्शन निरंजन आर्य। तो ध्यान रखना जनवरी 2023 में राजस्थान के जो लोकायुक्त है वो है आपके कृष्ण प्रताप लोहरा। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये 80 क्वेश्चन जो राजस्थान जीके से संबंधित है, इंडियन पॉलिटी, उसके साथ साथ करंट की घटनाओं से भी रिलेटेड क्वेश्चन हमने देख ली। अब हम जो हमारा बी ऑप्शन इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है नगर पालिका अधिनियम उसको पढ़ेंगे, उसके 40 क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 81 की बात करते हैं तो राजस्थान में प्रथम नगर पालिका अधिनियम कब आया था? ए ऑप्शन 1951, बी ऑप्शन 1959, सी ऑप्शन 1994, डी ऑप्शन 2009। तो ध्यान रखना प्रथम नगर पालिका अधिनियम है वो आपका आया था 1951 में। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार सुमेलित है। एक तरफ धारा दे रखी है, एक दूसरी तरफ प्रावधान दे रखा है। इसमें से कौन सा कथन सही है? 191, 192, 193, 194 धारा दे रखी है। अब इनमें क्या क्या है इनको हमें देखना है। तो जो हमें आती है उनको चूज करना है। जैसे 191 में मार्गों के कोनों पर भवन, ये करेक्ट है। ए ऑप्शन वाले सही होंगे, बी ऑप्शन गलत हो गया, डी ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा 192 जो बहिर्गत भवन का पीछे करना, ये भी सही है। 192 में बी। तीसरा ऑप्शन भी कट गया। तो दूसरा ऑप्शन जिसमें ए और बी सही है वो तो पहला ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तीसरा है भवनों की सतह के बारे में, और जो आपकी धारा 194 है वो है समस्त प्रकार के भवनों के निर्माण से संबंधित। 191 में मार्ग के कोनों पर भवन के बारे में बताता है, 192 में बहिर्गत भवनों के पीछे करने के बारे में बताता है, तीसरा भवनों की सतहों के बारे में बताता है, और 194 समस्त प्रकार के भवनों के निर्माण से संबंधित है धारा 194।
आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की। क्वेश्चन नंबर 83 में नगर पालिका दे रखी है, नगर पालिका के सामने आबादी एरिया दे रखा है और इसको हमें क्या करना है, सुमेलित करना है। तो चतुर्थ श्रेणी नगर पालिका है, तृतीय श्रेणी नगर पालिका है और द्वितीय श्रेणी नगर पालिका है। तो चतुर्थ श्रेणी की जो जनसंख्या है वो कितनी होगी, तो ध्यान रखना 25,000 से कम आबादी वाली कौन सी में आएगी, चतुर्थ श्रेणी नगर पालिका में। तो 25,000 से लेकर 49,000 या 50,000 आबादी वाली है वो किस में आएगी, तृतीय श्रेणी नगर पालिका में। 50,000 से 99,999 आबादी तक है वो आएगी द्वितीय श्रेणी में। और प्रथम श्रेणी में 99,999 मतलब 1 लाख के बाद जो भी जनसंख्या आएगी वो किस में आएगी, प्रथम श्रेणी की नगर पालिका में आएगी। तो इसमें तीनों ही सुमेलित है, ए, बी और सी। तो ध्यान रखना फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की। पीठासीन अधिकारी से अभिप्रेत है, ए ऑप्शन अध्यक्ष, बी ऑप्शन अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, सी ऑप्शन अध्यक्ष व उपाध्यक्ष दोनों की उपस्थिति में बैठक उपस्थित सदस्यों द्वारा चुना गया कोई भी सदस्य, डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो ध्यान रखना पीठासीन अधिकारी से अभिग्रहित अध्यक्ष भी है, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष भी है। अगर दोनों उपस्थित है तो सदस्यों के द्वारा चुना गया कोई भी सदस्य है वो क्या है, अभिप्रेत है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85 की। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार जब कोई व्यक्ति स्वयं की भूमि पर या करार के अधीन किसी व्यक्ति की भूमि पर कोई भवन या कॉम्प्लेक्स बनाता है तो वह क्या कहलाता है, ए ऑप्शन भवन निर्माता, बी ऑप्शन विकासकर्ता, सी ऑप्शन 1 व 2 दोनों, डी ऑप्शन अधिभोगी। तो ध्यान रखना 2009 के जो अधिनियम है उसके अनुसार स्वयं की भूमि या करार के अधीन किसी व्यक्ति की भूमि पर कोई भवन या कॉम्प्लेक्स बनाता है, जैसे किसी ने ले लिया और उस पर वो भवन या कॉम्प्लेक्स बनाता है तो वो क्या कहलाता है, जो नगर पालिका की ERO या शब्दावली है उसके अनुसार वो क्या कहलाता है। तो ध्यान रखना भवन निर्माता भी कहलाता है और विकासकर्ता भी कहलाता है। तो ए व 2 दोनों ही कहलाता है, क्या कहलाता है, विकासकर्ता और भवन निर्माता। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार अधिसूचित क्षेत्र समिति के बारे में सत्य कथन है, ए ऑप्शन समिति का गठन राज्य सरकार कानून बनाकर राजपत्र में अधिसूचित कर देती है, बी ऑप्शन यह समिति पर्यटन व औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण शहरों में गठित की जाती है, सी ऑप्शन वर्तमान में ये समितियां रावतबाटा, भिवाड़ी, पिलानी, पुष्कर और माउंट आबू में संचालित है। इसमें से कौन सा कथन क्या है, सत्य है। ए व बी दोनों सत्य है, बी ऑप्शन ए व सी दोनों सत्य है, केवल बी सत्य है, डी ऑप्शन ए, बी और सी तीनों सत्य है। तो ध्यान रखना इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ये समिति पर्यटन व औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण शहरों में गठित की जाती है। कौन सी, अधिसूचित क्षेत्र समिति। बी ऑप्शन इसका क्या रहेगा, आपका सही आंसर रहेगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे बात करते हैं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 21 के अनुसार सदस्य होने की न्यूनतम आयु कितनी होगी, ए ऑप्शन 18 साल, बी ऑप्शन 21 वर्ष, सी ऑप्शन 25 वर्ष, डी ऑप्शन 35 वर्ष। तो ध्यान रखना कम से कम 21 वर्ष होनी जरूरी है। धारा 21 के अनुसार जो सदस्य बनते हैं नगर पालिका के उनकी आयु 21 वर्ष होनी जरूरी है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 28 के अनुसार निर्वाचन अपराध का निर्धारण किस अधिनियम में वर्णित धारा के अनुसार होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहेगा वो रहेगा जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की। जो नगर पालिका में आपात दशा में असाधारण शक्तियों का उल्लेख राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की कौन सी धारा में, ए ऑप्शन धारा 309, बी ऑप्शन धारा 310, सी ऑप्शन धारा 312, डी ऑप्शन धारा 313। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहेगा वो रहेगा धारा 313, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे हम बात करते हैं राजस्थान नगरपालिका समान क्रय एवं अनुबंध नियम 1974 के अनुसार बजट उपलब्ध होने की दशा में निविदा खोलने के कितने दिनों के भीतर कार्य आदेश जारी करना चाहिए। कि जो समान क्रय एवं अनुबंध का जो नियम है 1974 का, अगर कोई बजट उपलब्ध होता है तो जो निविदा खोलने का है वो कितने भीतर या कितने दिनों के भीतर खोलनी चाहिए। ए ऑप्शन 5 दिन, बी ऑप्शन 7 दिन, सी ऑप्शन 14 दिन और डी ऑप्शन 15 दिन। तो ध्यान रखना 14 दिन के भीतर खोलना अनिवार्य है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की।
राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 49 के अनुसार नगरपालिका के सभी अभिलेखों की अभिरक्षा एवं रखरखाव के लिए कौन उत्तरदायी होगा। क्वेश्चन नंबर 91 है। ए ऑप्शन अध्यक्ष, बी ऑप्शन उपाध्यक्ष, सी ऑप्शन मुख्य नगरपालिका अधिकारी, डी ऑप्शन सभी। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहेगा वो रहेगा मुख्य नगरपालिका अधिकारी, सीईओ। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 92, निम्न में से कौन सा एक राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 103 के अंतर्गत आरोपित किए जाने वाले अन्य करों का एक उदाहरण है। ए ऑप्शन पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण के लिए कर, बी ऑप्शन वाणिज्य पर कर, सी ऑप्शन वाहनों पर कर, डी ऑप्शन अनुमति योग्य विज्ञापनों पर कर। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहेगा वो वाणिज्य पर कर, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 77 के अधीन राज्य सरकार निम्न में से क्या कार्य करती है। ए ऑप्शन राज्य की संचित निधि से नगरपालिकाओं की सहायता की मंजूरी देती है, बी ऑप्शन नगरपालिका की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए अध्यायों की अवधारणा, अद्युपायों की अवधारणा, सी ऑप्शन नगरपालिका को करों का न्यायगमन, डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहेगा वो रहेगा उपयुक्त सभी। ये सभी कार्य करती है। संचित निधि से नगरपालिका को सहायता भी देती है, वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए अद्युपायों की अवधारणा भी देती है, डी ऑप्शन नगरपालिका के करों का न्यायगमन भी करती है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 का अध्याय 4 संबंधित है। ए ऑप्शन व्यापार एवं वार्ड समिति की आचार संहिता से, बी ऑप्शन नगर वित्त एवं निगम कोष से, सी ऑप्शन नगरपालिका संपत्ति से, डी ऑप्शन लेखा एवं लेखा परीक्षा से। तो ध्यान रखना जो नगरपालिका संपत्ति से संबंधित है कौन सा अधिनियम, कौन सा अध्याय, तो अध्याय 4 नगरपालिका अधिनियम का अध्याय 4 किससे संबंधित है, तो ध्यान रखना नगरपालिका संपत्ति से। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 78 के अधीन राज्य सरकार नगरपालिका को वित्तीय सहायता देती है। ए ऑप्शन स्कीम अधिगठित करके या स्कीम का सूचना देकर, बी ऑप्शन नगरपालिका की वार्षिक योजना विकास में अनुदान, सी ऑप्शन एक व दो दोनों, डी ऑप्शन कोई नहीं। तो ध्यान रखना स्कीम अधिगठित करके नगरपालिका की वार्षिक योजना विकास में अनुदान के तहत क्या करती है, तो ये दोनों कथन सही है। तो सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। किससे, कौन से क्वेश्चन का, 95 क्वेश्चन का। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 96 में। राजस्थान में राइट टू रिकॉल कानून आया था, कब आया था। ए ऑप्शन 2009, बी ऑप्शन 2015, सी ऑप्शन 2019, डी ऑप्शन 2011। तो ध्यान रखना राइट टू रिकॉल कानून राजस्थान में कब आया था, तो ध्यान रखना 2011। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 97, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 105 के तहत नगरपालिका शुल्क ले सकती है। ए ऑप्शन भवन योजना मंजूरी की, बी ऑप्शन नलकूप लगाने की अनुमति की, सी ऑप्शन एक व दो दोनों, डी ऑप्शन कोई नहीं। तो ध्यान रखना जो नगरपालिका की धारा 105 है वो तो नगरपालिका दोनों का शुल्क लेगी, भवन योजना मंजूरी की भी शुल्क लेगी, नलकूप लगाने की अनुमति का शुल्क लेगी। तो एक व दो दोनों सही है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार योजना मंजूरी प्रक्रिया का क्रम बताना है। सबसे पहले योजना प्रारूप तैयार करना, बी ऑप्शन राज्य सरकार के पास भेजना, सी ऑप्शन सुझाव आक्षेप आमंत्रित कर आक्षेप पर अपेक्ष पर विचार, डी ऑप्शन सुझाव आक्षेप पर विचार, ई ऑप्शन राज्य सरकार के द्वारा अनुमोदन। तो ध्यान रखना पहले सबसे पहले क्या होता है, योजना प्रारूप को तैयार करना होता है। उसके बाद क्या होता है, सुझाव आक्षेप आमंत्रित, कोई सुझाव देना चाहता है तो उस पर सुझाव दे सकता है। तो फर्स्ट में ए आएगा, उसके बाद सी आएगा। कौन से में है, इसमें भी नहीं है, बी ऑप्शन में भी नहीं है, डी ऑप्शन में भी नहीं है। तीसरा क्या होगा, तो ध्यान रखना फिर राज्य सरकार के पास जाएगा। तो राज्य सरकार अगर अनुमोद कर, फिर राज्य सरकार के द्वारा अनुमोदन होगा। अनुमोदन के बाद क्या किया जाएगा, राज्य सरकार के पास भेजा जाएगा। और भेजा जाने के बाद क्या होगा, कोई सुझाव है तो उस पर आक्षेप पर क्या किया जाएगा, विचार किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखो पहले योजना प्रारूप तैयार होगा, फिर उस पर कोई सुझाव देना चाहेगा तो सुझाव आक्षेप पर आमंत्रित किया जाएगा। आमंत्रित मतलब बुलाया जाएगा, कोई सुझाव देना चाहता है तो यह सुझाव उनके लिया जाएगा। फिर क्या होगा, राज्य सरकार के द्वारा अनुमोदन होगा,
कि भाई ऐसा कानून या ऐसी कोई योजना या ऐसी कोई मंजूरी है जो आपको दे सकते हैं। फिर क्या करेगा, राज्य सरकार के पास भेजा जाएगा वो पत्र। तो राज्य सरकार फिर क्या करेगी, राज्य सरकार को ऐसा लगेगा कोई जो इसके अच्छे व्यक्ति हैं उनसे क्या लिया जाएगा, सुझाव लिया जाएगा। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 216 से प्रावधान है। जो नगरपालिका की जो धारा है 216, उसमें क्या लिख रखा है। तो ए ऑप्शन जल प्रणाली ले जाने की शक्ति, बी ऑप्शन नालियों का निरीक्षण, सी ऑप्शन व्यावसायिक बही स्त्राव के विशिष्ट उपवन, डी ऑप्शन कोई नहीं। तो जो आपके इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा, धारा 216 जल प्रणाली ले जाने की शक्ति से संबंधित है। आगे हम बात करते हैं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार अभियोजना सामान्यतः अपराध कारित के कितने समय के भीतर संस्थित किया जाएगा। भाई कोई अपराध है वो कितने समय के भीतर उसको संस्थित किया जाएगा या उसको बताया जाएगा। ए ऑप्शन 1 माह, बी ऑप्शन 2 माह, सी ऑप्शन 3 माह, डी ऑप्शन 6 माह। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, 6 माह के भीतर क्या किया जाएगा, संस्थित किया जाएगा। 102 नगरपालिका की कार्यवाही तथा अभिलेखों की रक्षा का दायित्व किसका होगा। जो नगरपालिका की कार्यवाही होती है और जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनकी रक्षा का दायित्व किसका होता है। ए ऑप्शन अध्यक्ष, बी ऑप्शन उपाध्यक्ष, सी ऑप्शन मुख्य नगरपालिका अधिकारी, डी ऑप्शन कोई नहीं। तो ध्यान रखना, इसका जो नगरपालिका की कार्यवाही है तथा जो रिकॉर्ड है उनकी रक्षा का दायित्व किसका होता है, मुख्य नगरपालिका अधिकारी सीईओ का होता है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे हम बात करते हैं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 69 के अनुसार स्थावर संपत्ति का अर्जन किया जा सकता है। स्थावर संपत्ति का कैसे अर्जन किया जा सकता है। ए ऑप्शन विनिमय द्वारा, बी ऑप्शन भाड़े या पट्टे द्वारा, सी ऑप्शन करार द्वारा, डी ऑप्शन उपयुक्त सभी के द्वारा। तो ध्यान रखना, विनिमय करके भी किया जा सकता है, पट्टे के द्वारा भी किया जा सकता है, करार के द्वारा भी किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सभी प्रक्रियाओं से स्थावर संपत्ति का क्या किया जा सकता है, अर्जन किया जा सकता है। क्वेश्चन की राजस्थान नगरपालिका समान क्रय एवं अनुबंध नियम 1974 के अनुसार राज्य के बाहर सामान्य क्रय हेतु विज्ञापन दिया जाएगा। ए ऑप्शन किसी भी समाचार पत्र में, बी ऑप्शन राज्य सरकार के द्वारा अनुमोदित समाचार पत्र में, सी ऑप्शन केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित समाचार पत्र में, डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो ध्यान रखना, जो राज्य नगरपालिका है, राजस्थान नगरपालिका है, वो समान क्रय और अनुबंध जो उनका नियम है 1974, उनके अनुसार राज्य के बाहर समान क्रय हेतु विज्ञापन कहाँ दिया जा सकता है। तो ध्यान रखना, राज्य सरकार के द्वारा अनुमोदित जो समाचार पत्र होते हैं उनमें दिया जा सकता है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 104 की। राजस्थान नगरपालिका समितियों की शक्तियों, कर्तव्यों और कृत्य नियम 2009 समितियों का गठन कैसे किया जाता है। जो राजस्थान नगरपालिका है, अगर कोई समितियाँ हैं, उसकी शक्तियों का, कर्तव्यों का तथा उनके कार्य करने की प्रणाली का नियम है, उनमें मतलब समितियों का गठन कैसे किया जाता है। ए ऑप्शन अध्यक्ष के द्वारा या किसके द्वारा किया जाता है, बी ऑप्शन विशेष बैठक के द्वारा, सी ऑप्शन सामान्य बैठक के द्वारा, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना, जो सामान्य बैठक है उस सामान्य बैठक को बुलाकर क्या किया जा सकता है, कोई भी समितियों का शक्तियों का बंटवारा, कर्तव्य कैसे करते हैं, कृत्य कैसे करते हैं और तथा समितियों का गठन किस प्रकार किया जाता है, उनके बारे में सामान्य बैठक से क्या ली जा सकती है, राय ली जा सकती है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 105 में। किसी निविदा पर तब विचार नहीं किया जाएगा यदि उस निविदा पर संदत अग्रिम धन प्राप्त नहीं हो। यह राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1974 के किस नियम में वर्णित है। ए ऑप्शन 11, बी ऑप्शन 12, सी ऑप्शन 13, डी ऑप्शन 15। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहेगा वो रहेगा नियम नंबर 12। नियम नंबर 12 में है कि अगर कोई निविदा है उस पर विचार नहीं किया जाता है तो उस निविदा पर अग्रिम धन प्राप्त नहीं होगा। ये कौन सा है, तो नगरपालिका अधिनियम 1974 की धारा नियम नंबर 12 में लिख रखा है ऐसा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 106 की ओर। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 116 के अधीन सूचना किस प्रारूप में होगी। ए ऑप्शन प्रथम अनुसूची में, बी ऑप्शन द्वितीय अनुसूची में, 3 ऑप्शन तृतीय अनुसूची में, डी ऑप्शन 2 व 3 दोनों में। तो ध्यान रखना, धारा 116 कहती है कि जो अधीन सूचना है वो 2 प्रारूपों में होगी, या तो द्वितीय अनुसूची में भी हो सकती है और तृतीय अनुसूची में होती है। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 2 व 3 दोनों में हो सकती है। क्या हो सकती है, कोई भी अधीन सूचना है वो क्या हो सकती है, द्वितीय अनुसूची में भी हो सकती है और तृतीय अनुसूची में हो सकती है। इसका ऑप्शन डी नंबर इज द करेक्ट।
आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 107। राजस्थान नगर पालिका समितियों की शक्तियों का कर्तव्य और कार्य नियम 2009 के किस नियम में है? समितियों के गठन के बारे में विवरण है। नियम नंबर 1, नियम नंबर 2, नियम नंबर 3, नियम नंबर 6। कोई समितियां हैं, उनकी शक्तियां, कर्तव्य और कार्य नियम हैं तथा वो समितियों का गठन के बारे में कौन विवरण या जानकारी देता है? तो ध्यान रखना, जो नियम नंबर 3 है वो क्या देता है? समितियों का गठन, शक्तियों, कर्तव्य व कार्य नियम के बारे में जानकारी देता है। नियम नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 108। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1974 के नियम 2 में वर्णित परिभाषाओं के अनुसार क्रय अधिकारी शब्द से क्या समझा जा सकता है? ए ऑप्शन कार्यपालक, बी ऑप्शन कार्यकर्ता, सी ऑप्शन अधिकारी, डी ऑप्शन विक्रय अधिकारी। तो ध्यान रखना, जो क्रय अधिकारी होता है उसे कार्यपालक समझा जा सकता है। डी, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 109 की। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 206 में उल्लेख है। धारा 206 उसमें किसका उल्लेख है? ए ऑप्शन शौचालय व्यवस्था का, बी ऑप्शन नाली बनाने की क्षमता का, सी ऑप्शन भवन से प्रभावित जल निकास का, डी ऑप्शन संक्रमण किस प्रकार किया जाना चाहिए। तो ध्यान रखना, इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, संक्रमण किस प्रकार किया जाना चाहिए। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 110 की। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1974 के अनुसार सामान के क्रय से संबंधित निविदाएं आमंत्रित करने की समय सीमा के अनुसार 10 लाख से 100 लाख तक के सम्मान के लिए निर्धारित समय सीमा कितनी है? कि भाई 10 लाख से 100 लाख तक का सामान है, उसको खरीदने के लिए या उसको आमंत्रित करने के लिए उसकी समय सीमा कितनी होती है? वो ये अधिनियम 1974 के अनुसार पूछ रहा है। तो ध्यान रखना, 10 दिन, 7 दिन, 15 दिन, 5 दिन। तो ध्यान रखना, कम से कम 15 दिन की समय सीमा होती है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 111। एक तरफ योजना दे रखी है और सामने क्या दे रखा है? उसकी डेट दे रखी है और कौन सा युग्म सही नहीं है। तो ए ऑप्शन इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 16 अगस्त 2021, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन 26 नवंबर 2018, सी ऑप्शन इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 12 जून 2022। तो ध्यान रखना, इंदिरा गांधी जो शहरी क्रेडिट कार्ड योजना है वो 16 अगस्त 2021 से शुरू हुई थी, ये ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन 26 नवंबर 2018 से हुआ था, ये भी सही है। सी ऑप्शन इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना वो 12 जून 2022 से हुई थी। ये तीनों योजनाएं सही है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर डी रहेगा, सभी युग्म सही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास निर्माण राशि में केंद्र व राज्य का अंश कितना है? भाई जो प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है उसमें ये पूछ रहा है कि जो केंद्र व राज्य का अंश कितना है? 50-50, 60-40, 40-60, 90-10। तो ध्यान रखना, पहले केंद्र का पूछ रहा है फिर राज्य का पूछ रहा है। तो ध्यान रखना, केंद्र का है वो 60% हिस्सा है और जबकि राज्य का कितना है? 40% हिस्सा। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, 60:40 होगा प्रधानमंत्री आवास योजना में केंद्र व राज्य सरकार का अंश। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 113 की। स्वच्छ भारत मिशन शहरी का मुख्य उद्देश्य है। ए ऑप्शन खुले में मल त्याग की प्रथा को समाप्त करना, बी ऑप्शन हाथ से सफाई करने की प्रथा को समाप्त करना, सी ऑप्शन नगरीय ठोस अपशिष्ट का आधुनिक और वैज्ञानिक प्रबंधन, डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो ध्यान रखना, खुले में मल त्याग की प्रथा को समाप्त करना भी है, हाथ से सफाई करने की प्रथा को समाप्त करना भी है, सी ऑप्शन नगरीय ठोस अपशिष्टों को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रबंधन करना भी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। स्वच्छ भारत मिशन शहरी का प्रमुख उद्देश्य है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 114 की। हृदय योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ए ऑप्शन जल शक्ति मंत्रालय, बी ऑप्शन आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय, सी ऑप्शन केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना, जो आपका हृदय योजना है वो आवास एवं शहरी मामलों के अंतर्गत आता है। कौन सा? हृदय योजना। हृदय योजना का मेन उद्देश्य क्या था? जो विरासत शहर है उनका संवर्धन करना, उनका विकास करना। ये हृदय योजना 21 जनवरी 2015 से शुरू हुई थी। किसने की थी? तो ध्यान रखना, माननीय नरेंद्र मोदी ने स्टार्ट की थी। और इसमें जो बजट आता है वो पूरा किसका होता है? केंद्र का होता है। और बजट कितने का आया था शुरुआत में? तो ध्यान रखना, 500 करोड़ का बजट आया था। इसमें कुल टोटल 12 शहर सम्मिलित थे भाई, किसमें? हृदय योजना में। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 115 की। प्रधानमंत्री आवास योजना के संबंध में सही कथन को चुनना है। ए ऑप्शन 2015 में लॉन्च किया गया था, बी ऑप्शन
सरकारी मैदानी क्षेत्रों में 1,20,000 रुपये तथा पहाड़ी क्षेत्रों में 1,30,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। सी ऑप्शन लाभार्थियों की पहचान ग्राम सभा द्वारा की जाती है। डी ऑप्शन केंद्र और राज्य सरकारों के बीच फंडिंग पैटर्न मैदानी इलाकों में 70-30 और उत्तरी पूर्वी और पहाड़ी राज्यों के लिए 90-10 के अनुपात में है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के संदर्भ में सही कथन चुनना है। पहला ऑप्शन सही है, 2015 में लॉन्च किया गया था। दूसरा ऑप्शन कि सरकार मैदानी क्षेत्रों को क्या देती है, 1,20,000, जबकि पहाड़ियों को 1,30,000 रुपये की वित्तीय सहायता करती है। लाभार्थियों की पहचान ग्राम सभा के द्वारा की जाती है, ये ऑप्शन गलत है, ग्राम सभाओं के द्वारा नहीं की जाती। डी ऑप्शन केंद्र व राज्य सरकार के बीच फंडिंग पैटर्न मैदानी इलाकों में 70-30 और उत्तरी पूर्वी इलाकों में 90-10 के अनुपात में, यह ऑप्शन भी आपका सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो ए बी डी। तो आपको सी ऑप्शन में ए बी डी दिखाई दे रहा है, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर रहेगा आपका। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 116 की। अमृत मिशन योजना के अंतर्गत परियोजना को सफल बनाने की जिम्मेदारी किसे प्रदान की गई? ए ऑप्शन जिला कलेक्टर को, बी ऑप्शन नगरीय निकायों को, सी ऑप्शन उपखंड अधिकारी को, डी ऑप्शन जिला परिषद को। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहेगा वो ध्यान रखना, नगर निकायों को। जो अमृत मिशन योजना है वो नगर निकायों को दी गई थी ताकि ये क्या हो सके, परियोजना सफल हो सके। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 117 की। इंदिरा रसोई योजना के संबंध में सही कथन को चुनना है। ए ऑप्शन इसे 18 सितंबर 2022 को लॉन्च किया गया था। लंच 8 रुपये में प्लेट उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य सरकार 17 रुपये प्लेट अनुदान है। वर्तमान में कुल 512 इंदिरा रसोइयाँ संचालित है। तो ध्यान रखना, ए ऑप्शन केवल ए और डी सही है। ए 18 सितंबर 2022 को लॉन्च किया गया था, डी वर्तमान में कुल 512 है। तो ध्यान रखना, डी ऑप्शन सही नहीं है। कम से कम 1000 से अधिक रसोइयाँ यहाँ पर क्या है, अभी चल रही है वर्तमान में। तो जिसमें डी ऑप्शन होगा वो सही नहीं होगा, तो ए और डी कट गया। दूसरा है बी और सी। लंच 8 रुपये में प्लेट उपलब्ध कराया जा रहा है, ये सही है। राज्य सरकार के द्वारा 17 रुपये का प्लेट अनुदान दिया जा रहा है, ये दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, बी और सी, क्योंकि जो है 8 रुपये में आपको प्लेट भोजन दिया जाता है और 17 रुपये क्या देती है, अनुदान देती है। टोटल इसकी प्लेट की लागत कितनी होती है, तो ध्यान रखना 25 रुपये प्लेट होती है। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे हम बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना की। प्रधानमंत्री आवास योजना के कथन में कौन सा कथन आपका सही है, ये पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन, यह जून 2015 में शुरू की गई थी। दूसरा ऑप्शन, इस योजना में केंद्र व राज्य का हिस्सेदारी 75% है। सी ऑप्शन, लाभार्थी का चयन सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के आधार पर किया जाएगा। ए ऑप्शन केवल एक सही है। बी ऑप्शन 1 और 3 सही है। सी ऑप्शन 1, 2, 3 सही है। डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना, इसकी शुरुआत 19 जून 2015 से की गई थी। इस योजना में केंद्र व राज्य की हिस्सेदारी 75% है, गलत, 75% नहीं है भाई। सी ऑप्शन, लाभार्थी का चयन सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के अनुसार किया जाता है, तो ये कथन भी सही है। 1 और 3 दोनों सही है। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और इसमें जो केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी है वो आपकी कितनी है, तो ध्यान रखना 60 और 40% है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 119 की। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन किस मंत्रालय से संबंधित है? ए ऑप्शन गृह मंत्रालय, बी ऑप्शन कृषि एवं पशुपालन, सी ऑप्शन वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, डी ऑप्शन आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय। तो ध्यान रखना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन है वो आपके आवासीय और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय से संबंधित है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना को लागू करने के लिए कौन सा विभाग को नोडल चुना गया है? ए ऑप्शन नगरीय निकाय को, बी ऑप्शन स्वयं शासन विभाग को, सी ऑप्शन समाज कल्याण विभाग को, डी ऑप्शन वित्त विभाग को। तो ध्यान रखना, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन स्वयं शासन विभाग। जो इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट योजना है उसको लागू करने के लिए जो नोडल विभाग है वो कौन सा है, स्वयं शासन विभाग। आपको जो मेरा वीडियो है वो कैसा लगा, मेरी जो टेस्ट सीरीज है वो कैसी लगी, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना। और एक जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है भाई, सावन सिंह का संबंध किस चित्र शैली से, ये गलत है, चावण शैली से नहीं है। तो सावन सिंह का संबंध है वो किशनगढ़ शैली से। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा भाई, ध्यान रखना। आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और अगर कोई करेक्शन होता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बता दिया करें ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूं, और आगे भी मैं टेस्ट सीरीज़ आपके लिए ऐसे ही रेगुलर लाता रहूं। और आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे, और मैं आपके लिए आगे भी हर एग्ज़ाम्स के लिए ऐसे ही प्रयास करता रहूं। थैंक यू।